आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 नाम है इसका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसका रैपिड रिवीजन करेंगे, कोशिश करेंगे एक क्लास के अंदर कंप्लीट करने की। कोशिश नहीं, एक क्लास में ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा क्या आता है, कार्बन और इसके कंपाउंड। कार्बन क्या है, एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.02% ये पाया जाता है मिनरल्स के रूप में। एटमॉस्फेयर के अंदर भी 0.03% ही मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अर्थ क्रस्ट जो हमारी धरती है, इसकी ये जो लेयर्स होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 लेयर होती है धरती की। सबसे ऊपर वाली परत को बोलते हैं क्रस्ट। इसके अंदर तो मिनरल्स के रूप में मिलता है, और जिसके आसपास हमारी गैसेस होती है, वातावरण है, वायु, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रक्चर हैं, वो सब क्या होते हैं, कार्बन बेस होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कार्बन है। कार्बन हमारे आसपास हर जगह है। इस पेन के अंदर, पेपर के अंदर, प्लास्टिक, लेदर, रबड़, कुर्सी, चेयर, टेबल हमारे अंदर खुद के अंदर है। जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, सब के अंदर कार्बन से मिलकर बना है। तो कार्बन हर जगह है। तो इस चैप्टर के अंदर कार्बन बता दिया। एक तो कार्बन, ये जो हमारे पढ़ने वाली बात है वो क्या क्या है। जो कार्बन है 0.2%, 0.3% का है, और हर जगह क्या है, कार्बन ही कार्बन है। इसके साथ ही हम क्या पढ़ते हैं, कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन। कार्बन के अंदर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड हम थोड़ा समझते हैं क्या चीज़ है। जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का वो कितना है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो हमें पता है KLMN कॉन्फ़िगरेशन से 2 और 4। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 4। तो हर कोई एलिमेंट अपने लास्ट जो सेल होती है इसे फिल करना चाहता है। फिल करके क्या बनना चाहता है, नोबल गैस बनना चाहता है। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहता है। नोबल गैस का मतलब होता है इन गैसेस का लास्ट वाला जो सेल है, कोई सा भी हो, LO, MO, NO या K हो, वो पूरा भरा हुआ होता है। अगर इसके अंदर 8 आने की क्षमता है, अगर यहाँ पे 8 आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, नोबल गैस। तो ये जो कार्बन है ये भी क्या चाहेगा, अपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को, सेल को भरना, पूरा भरना। या तो ये किसी से 4 ले ले या किसी को 4 दे दे। तो इसका ये जो लास्ट वाला सेल है ये पूरा भर जाएगा। अगर किसी को दे दिए तो लास्ट क्या बचेगा, 2, और ये फिल है। और अगर किसी से ले लिए तो यहाँ 8 हो जाएगा और ये भी फिल हो जाएगा। तो ये चाहेगा या तो 4 कोई दे दे इसे या 4 कोई ले ले। ये केस होता है कार्बन के साथ। अब यहाँ दिक्कत क्या है हमारी, नोबल गैस होना चाहता है तो गेन 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, 2 और 4 कॉन्फ़िगरेशन है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से और ले लेगा तो यहाँ 8 हो गए, यहाँ 10 हो गए। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। लेकिन प्रोटॉन तो कितने होंगे, 6। तो यही है। तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा न्यूक्लियस को होल्ड 4 एक्स्ट्रा प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर एक तरह से जो पॉजिटिव पार्ट है वो 6 और इलेक्ट्रॉन 10। तो ये कम पड़ गए, ज़्यादा पड़ गए, तो न्यूक्लियस को इसे रोकने में क्या आएगी, दिक्कत आ जाएगी। अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिए तो कितने बचे, 2। अब न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बचे सिर्फ 2। तो ये जो 6 प्रोटॉन है ये इसे अपने अंदर खींच के ख़त्म कर देंगे। तो इट वुड रिक्वायर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी ये भी है, अगर ऐसा हो गया तो इलेक्ट्रॉन ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए न्यूक्लियस भी, यहाँ भी 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। या बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो नॉर्मली नहीं हो पाती। कुल मिला के 2, 4 है, किसी से 4 ले नहीं सकता क्योंकि संभलेगा नहीं, किसी को 4 दे नहीं सकता क्योंकि एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर जो न्यूक्लियस वो दिक्कत करेगा नहीं। तो क्या दिक्कत हुई,
इट इज़ डिफ़िकल्ट दस द एटम ऑफ कार्बन आइदर गेन और लॉस। तो कार्बन के लिए ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देना कोई अच्छा सौदा है, ना 4 इलेक्ट्रॉन लेना, दोनों के अंदर ही से नुकसान ही हो ही नहीं पा रहा। तो इस चीज़ से बचने के लिए नोबल गैस तो बनना है, तो इस चीज़ का इसने क्या सॉल्यूशन निकाला कि ना मैं किसी को दूंगा ना मैं किसी को लूँगा। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये तो सामने रख देगा कि भाई मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, किसी दूसरे एटम से कहेगा तू भी अपना यहाँ रख, और अपना क्या कर लेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह ये क्या करेगा, शेयर करेगा। तो यहाँ पे कार्बन ने क्या किया, शेयरिंग ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम, ये बात स्टार्ट करी। कोई भी हो सकता है एटम, हाइड्रोजन से हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, अलग अलग एलिमेंट से कहना स्टार्ट किया कि तू ले ले मेरा इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग करना स्टार्ट किया। कुल मिला के कार्बन ना तो अपने 4 दे पाया ना ले पाया, तो इसने क्या स्टार्ट कर दिया, शेयरिंग, बांटना। शेयरिंग बिल्कुल ऐसे होता है जैसे तुम्हारे पास 5 रुपये, मान लो तुम्हारा नाम ए है, एक इंसान है बी, उसके पास भी 5 रुपये है। अब तुम्हें कोई आइसक्रीम खानी है जो 10 रुपये की आती है। अब तो आइसक्रीम वाले को तो नहीं कह सकते 5 रुपये की आइसक्रीम दे दो, तो तुम क्या कहोगे, दोनों मिलके कहोगे कि एक काम करते हैं, तू भी अपने 5 रख, मैं भी अपने 5 रखता हूँ। इसके पास भी 10 रुपये हो गए और इसके पास भी क्या हो गए, 10 रुपये हो गए। तो 10 रुपये में जाके आइसक्रीम खरीद के लिए आए, जो भी आइसक्रीम आई उसे आधा आधा करके फिर इन्होंने बांट लिया। तो ऐसी शेयरिंग के अंदर होता है, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन रखा और दिखाने के लिए इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, जैसे वहाँ पे 8 हो गए, इस केस में क्या हो गए, 10 रुपये हो गए। सेम ऐसी इलेक्ट्रॉन के केस में होता है। बाकी जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। फिलहाल हमने पढ़ा कार्बन जब ना दे पाया इलेक्ट्रॉन ना ले पाया, ना देने से बात बनी ना लेने से, तो इसने क्या रास्ता चुना, शेयरिंग का। आगे बढ़ते हैं। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, आउटर सेल से, दोनों ही एटम से। जैसे कार्बन के कोई दूसरा एटम है, दोनों के कहाँ होने चाहिए, आउटर सेल के अंदर होने चाहिए जो शेयर किए जाएं। ठीक है, अब हम जैसे ये जो शेयरिंग हमने पढ़ी है, यहाँ से हम पढ़ेंगे H2 और N2 ये कैसे कैसे बनते हैं, इनका फॉर्मेशन। जैसे हम H2 मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, अभी कार्बन नहीं पढ़ रहे, हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं। हम सबको पता है हाइड्रोजन का H का जो नंबर होता है वो कितना होता है, H का नंबर होता है 1। तो इसके K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, लेकिन टोटल कितने आ सकते हैं K शेल में, 2। तो इसे एक और चाहिए, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, तो दोनों पास पास आए। इसने अपना एक रखा ये वाला, इसने अपना एक रखा ये वाला, दोनों एक साथ मिल गए, तो इसका कंप्लीट हो गए 2, ऐसे इसके भी कंप्लीट क्या हो गए, 2। तो दोनों ने बीच में अपने इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो इसे क्या बोलते हैं, शेयरिंग करना। तो यही हमारा क्या था, शेयरिंग। तो यहाँ से हमारा क्या बना, H2 मॉलिक्यूल बना, इसे ही हम क्या बोलेंगे, शेयर इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हम और देखते हैं, जैसे हमारा ये क्या है, O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये है। अब इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ऑक्सीजन का सीरियल नंबर क्या होगा, 8, तो 2 और 6 8। सेल कौन सी होगी, KL, L के अंदर टोटल 8 आ सकते हैं, तो इसे 2 चाहिए किसी तरह। तो इसने यहाँ पे 2 4 6 2 4 6 थे इलेक्ट्रॉन थे, 2 और 2 4 तो अलग रखे, ये वाले 2 सामने रख दिए। ऐसे इसने भी 4 अपने साइड में रखे, ये वाले 2 आमने सामने रख दिए। तो इसके 2 4 और 4 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा। ऐसे इस वाले ने भी क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, और क्या बन गया यहाँ पे, O2 मॉलिक्यूल। ये जो दो दो साझेदारी हुई है, एक यहाँ एक यहाँ, इसी क्या बोल देते हैं, डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O। अभी हम आगे पढ़ेंगे डबल बॉन्ड कैसे है, कैसे कैसे बनते हैं ये। जैसे अब क्या आया है हमारे पास, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या नंबर होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, K शेल L शेल, कितने चाहिए, 3। तो इसने 2 अपने यहाँ रखे, 3 सामने रखे, 2 अपने यहाँ रखे, 3 सामने रखे, आमने सामने रखे, 1 2 3, 3 बॉन्ड बन गए। तो यहाँ क्या हो गया, ये N2, बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर, 3।
हमने सिंगल बॉन्ड भी पढ़ लिया, डबल बॉन्ड भी पढ़ लिया और ट्रिपल बॉन्ड भी पढ़ लिया है। अभी और भी पढ़ेंगे अब आगे, ये नहीं कि ख़त्म हो गया ये बॉन्ड। अब जैसे कि क्या है H2O, H के पास कितना होता है 1, इस वाले H के पास भी कितना होता है 1, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 6, तो ऑक्सीजन के 2 2 4, एक 5 एक 6 इलेक्ट्रॉन रखे। हाइड्रोजन ने अपना एक यहाँ रखा एक यहाँ रखा, H के पूरे हो गए, यहाँ पे भी H के पूरे हो गए, और इसके 6 तो पहले से ही थे ऑक्सीजन के, एक एक यहाँ से आके ये भी क्या हो गया 8 हो गए, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया पूरा हो गया, और ऑक्सीजन का भी हो गया और H के भी हो गए ऑक्टेट पूरे। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया H2O। इसी तरह CO2 है, ये 2 2 4 थे, 2 2 यहाँ से क्या लिए लिए गए पैटर्न ले लिए गए। तो यहाँ से बस हमें ये पता होना चाहिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके KLMN सेल के अंदर, KLMN ये सेल भरनी आनी चाहिए, ये अपना आप हो जाएंगे सवाल। इसी तरह H2S और NH3 का भी बना रखा है। अब ये एविडेंट है कि नंबर ऑफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है ये 1 2 और 3, हमने बॉन्ड देखे हैं 1 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 हो सकते हैं। किसी के मन में आएगा 4 भी तो हो सकते हैं बॉन्ड, C के पास 4 थे, इस वाले C के पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, ये भी 8 बन गया, ये 8 बन गया। ये ऐसा नहीं इसलिए नहीं हो पाता 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, इसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बॉन्ड हमारे कितने होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं इन शेयरिंग के अंदर, इन्हें ही क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये डेफिनेशन भी हो सकती है। अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पूछे तो क्या कहेंगे, एक सेकेंड, अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पूछे तो बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल है इसका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब लो होता है मेल्टिंग भी और बॉइलिंग पॉइंट भी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है किसके मुकाबले, आयनिक बॉन्ड के मुकाबले। देखो आयनिक के अंदर क्या सिस्टम होता है, हमने क्या पढ़ा था NaCl, इसके पास एक फालतू था, इसे पूरा नहीं करना कुछ भी, इसके पास एक कमी थी, मतलब इसे भी अपना ऑक्टेट ही पूरा करना है, लेकिन ये इसके पास फालतू है, अगर किसी को दे देगा तो ये तभी इसका ऑक्टेट पूरा होगा, ऐसे अगर ये किसी से लेगा तभी इसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये इसे दान दे देता है पूरा पूरा, Na दे के पॉजिटिव हो जाता है और Cl दे के नेगेटिव हो जाता है लेने के बाद। तो यहाँ पे Na का जो इलेक्ट्रॉन था वो किसे दान मिलता है, क्लोरीन को, इसलिए तो इसे पॉजिटिव बोलते हैं, और ये लेता है तो इसे नेगेटिव। यहाँ तो सीधा सीधा दान कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे शेयर किया जाता है इलेक्ट्रॉन, जैसे C ने लिया और H ने लिया, मान लो हमने यहाँ CH एक बॉन्ड बना दिया, तो ये कभी को मान लो इनके आपस में कुछ हुआ तो C अपना इलेक्ट्रॉन वापस भी खींच सकता है, H भी खींच सकता है, ये साझे का काम है। और साझे के काम में क्या होता है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाता, शेयरिंग होती है यहाँ पे, और शेयरिंग में कभी भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाता, कोई भी कभी भी पीछे हट सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बॉन्ड हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता मुकाबले आयनिक बॉन्ड के। ये मैंने नॉर्मल भाषा में बताया था शेयरिंग का, साझे का मतलब, बाकी आप सबको पता लग गया। जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने सामने रखा, उसने दान नहीं किया है या गेन नहीं किया है पूरा पूरा, ना किसी ने लूज़ किया है, बस शेयर किया है। गेन का मतलब होता है कि पूरा पूरा ले लिया, अपने ऑर्बिटल के अंदर लिया है, और लूज़ का मतलब होता है कि छोड़ दिया पूरा पूरा। Na ने जब अपना एक फालतू इलेक्ट्रॉन दिया था तो कंप्लीटली दे चुका था, तभी तो इसका ऑक्टेट पूरा हुआ था। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके अंदर वो सिर्फ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, मतलब इसके पास भी इसका हक होगा और दूसरे वाले एटम के पास भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग होती है, इसलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाता। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम हमने लगा दिया इस पर, आ गया होगा समझ। ये जो मॉलिक्यूल है अभी हमने पढ़ाया, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल इनके अंदर नहीं होता।
अब एक टॉपिक आता है यहाँ से, क्या, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के क्या होते हैं, एलोट्रोप्स। सबसे पहला डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस। डायमंड क्या है, ईच ऑफ कार्बन एटम इज बॉन्डेड 4 अदर एटम। डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम से क्या होता है, अटैच होता है। अभी बताऊंगा। ग्रेफाइट क्या होता है, ये 3 कार्बन से अटैच होता है, अदर एटम से मतलब। फोर्थ वैलेंसी कैन क्या मूव कर सकती है, चौथा इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, जिसकी वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फुलरेंस, बकमिंस्टर फुलरेंस इसका नाम होता है पूरा। इसमें बस आपको फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि 60 कार्बन एटम होते हैं। अगर मैं डायमंड से बात करूं, एक ये कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम से क्या होता है, अटैच। इसी तरह जो अगला एटम है वो भी किससे अटैच होगा, ये इस तरह, ये भी 4 से अटैच है। ये वाला कार्बन भी एटम 4 से अटैच है। इस तरह तो ये केस किसका होता है, डायमंड का। अगर मैं बात करूँ ग्रेफाइट की, जो एक ग्रेफाइट है वो किससे अटैच होता है, 3 कार्बन से। जो एक लास्ट का एटम है ये फ्रीली मूव करने के लिए होता है। इसी तरह सारे एटम किससे अटैच होते हैं, 3 कार्बन से अटैच होते हैं। तो चौथा इनका क्या होता है, फ्री मूव करने के लिए होता है। ये वाला खाली है इस तरह, ये फ्रीली मूवेबल होता है, इसलिए कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये एक कार्बन किससे अटैच है, 1 2 3 कार्बन से। इसी तरह ये वाला कार्बन किससे अटैच है, 1 2 3 कार्बन से। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फुल हो जाती है आराम से। यूज़, डायमंड का यूज़ किस लिए होता है, ज्वेलरी बनाने के लिए। थर्मोमीटर लिखा है इसके अंदर। और क्या नाम है, ग्रेफाइट का किस लिए होता है, लेड पेंसिल के लिए, इलेक्ट्रोड्स के लिए और ड्राई लुब्रिकेंट के लिए। जो एलोट्रोप्स है हैव सेम केमिकल फॉर्मूला। ये जो जितने भी एलोट्रोप्स हैं सबका केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है। बने तो सब कार्बन से ही है तो सेम ही होगा। अब जो हमने डायमंड ग्रेफाइट पढ़ा है, एक यूनिक फीचर इनके जो अलग होते हैं। जो डायमंड है हमारा, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में यूज़ होता है डायमंड, बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने, मेरे ध्यान कहीं और था। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ये इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का, और गुड कंडक्टर है किसका, हीट का। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, और ग्रेफाइट क्या होता है, ओपेक। ओपेक मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, उसे बोलते हैं ओपेक। तो ये क्या है, इनके डिफरेंसेस हैं डायमंड के और ग्रेफाइट के। आगे चलते हैं, क्या, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जो कार्बन एटम है इसका इतना वर्सेटाइल नेचर कैसे है। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम एनेबल कार्बन टू फॉर्म एनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन के अंदर ऐसा क्या है कि इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। अभी हमने पढ़ा था हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर कार्बन है, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन है 0.02 0.03%। हमारे शरीर में कार्बन है, हमारे आसपास पेन पेंसिल मेज फुट्टा डी सब के अंदर, बॉडी के अंदर हमारे कार्बन ही कार्बन है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल कार्बन बना कैसे रहा है, क्या राज है ऐसा। तो इसके लिए क्या है, 3 रीज़न है जिसकी वजह से कार्बन क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है। पहला क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कार्बन एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम बना सकता है सी करते हुए, क्योंकि इसका साइज छोटा है तो बहुत लंबी चेन भी क्या है बना पाता है। दूसरा क्या है, टेट्रावैलेंसी। कार्बन के लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी थी हमने, 2 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 शेयर इलेक्ट्रॉन करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है 4। तो टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब लास्ट में कितनी वैलेंसी होती है इसके, 4। इसकी वजह से 4 बॉन्ड बनाता है 4 अलग अलग एटम से या सेम एटम से। तो इसी से भी ये बहुत सारे एलिमेंट कंपाउंड बना लेता है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी, जिसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे
एलोट्रोप्स बनते हैं या कंपाउंड बनते हैं अलग अलग। चौथा क्या है, आइसोमेरिज्म। कार्बन सीधी चेन भी बना लेता है, कार्बन इस तरह ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना लेता है, कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना लेता है, जैसे बेंजीन बना दिया मैंने। तो ये सब कारण है। आइसोमेरिज्म इसे बोलते हैं अलग अलग तरह से। मोलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम होगा लेकिन केमिकल फॉर्मूला अलग होगा। तो इस तरह का आइसोमर भी बनाता है कौन, कार्बन। यही 3 कारण है जिसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। मैं साफ करके बिल्कुल साफ साफ 3 अक्षरों में अगर मैं दिखाऊं दोबारा, तो पहला कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी और आइसोमेरिज्म। पेपर में पक्का आएगा कि वाई कार्बन मेक्स सो मैनी एलिमेंट्स या सो मैनी कंपाउंड देन एनी अदर एटम। तो हमें क्या बताना है, बिकॉज कार्बन हैव अ स्मॉल साइज, या सिर्फ बिकॉज ऑफ 3 रीजन, कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी और आइसोमेरिज्म। बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजन कार्बन कैन मेक अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। अब जो मैंने कैटिनेशन वगैरह समझाया था, तो एक एक लाइन में ये दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि समझ आ जाए। मैं पानी पी लूँ। हाँ, तो कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम है जो क्या करती है, बॉन्ड बनाती है एटम के। एक मिनट में एक बार लाइन पढ़ के डेफिनेशन टाइप में बता दूं, वैसे मैं बता चुका। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन की कार्बन से ही एक लॉन्ग चेन या बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। इस तरह बताया था, कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन बना देता है बॉन्ड की, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है, कैटिनेशन। जैसे कार्बन बनाता है सिलिकॉन भी बना लेता है, लेकिन सिलिकॉन अप टू 7 और 8, जैसे 1 2 3 4 5 है, 6 7 8, 7 8 तक ही बना पाता है कौन, सिलिकॉन। लेकिन कार्बन बहुत ज़्यादा बना देता है। तो ये रीज़न, ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर के अंदर कि वाई सिलिकॉन कैन मेक ओनली 7 to 8 catenation property, while silicon show the catenation property only up to 7 to 8 silicon atom, but carbon show a lot more than that। तो ये कह रहा है कि सिलिकॉन सिर्फ 7 8 तक ही क्यों शो कर पाता है और कार्बन इससे बहुत ज़्यादा क्यों बना पाता है। तो यहाँ पे आपको रीज़न देना है, बिकॉज कार्बन हैज़ अ स्मॉल साइज। कार्बन का साइज क्या होता है, स्मॉल, इसलिए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम बना सकता है। टेट्रावेलेंसी, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो ये कैपेबल होता है बाइंडिंग विद एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये कोई भी अदर एटम है, तो 4 अलग एटम से बाइंड करने की इसके ऊपर क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है। इस वजह से ये क्या शो करता है, टेट्रावेलेंसी। द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम एनेबल न्यूक्लियस टू होल्ड एंड शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन स्ट्रोंगली। इसका स्मॉल साइज़ है और इसके पास जो इसकी वैलेंसी है वो 4 है, तो जो इसका छोटा न्यूक्लियस है वो ईजिली होल्ड कर सकता है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग तरीके से, इसलिए भी लंबे लंबे कंपाउंड बना लेता है अपने। अब हमने पढ़ लिया भी कार्बन बहुत सारे अपने अपने बना लेता है कंपाउंड, सी करके इस तरह। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज़ बनानी है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, और कुछ इनका थोड़ा सा जर्नल आइडिया लेना है हाइड्रोकार्बन्स का। देखो नाम में क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, और हाइड्रोजन और कार्बन से बने मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो इसे पार्ट्स में बांटा गया है 2। हाइड्रोकार्बन एक तो ओपन चेन होते हैं और एक क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। ओपन चेन के अंदर भी 2 तरह की चेन होगी, एक तो स्ट्रेट चेन होगी और एक क्या होगी, ब्रांच चेन। स्ट्रेट अभी बताई थी ना मैंने, एक सीधी रेखा जैसे सी इस तरह। यहाँ पे चल नहीं रहा है इसलिए थोड़ा चल गया। ब्रांच के अंदर जैसे हमने बताया था सी इस तरह बीच में एक ब्रांच आ गई, तो ये कैसी शेप होती है, जब भी टी से बन जाता है तो ब्रांच शेप। तो एक तो स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच, ये तो ओपन चेन के अंदर हो गए। इसके अंदर फिर दोबारा 2 चीज़ें, क्या, सैचुरेटेड सैचुरेटेड में एल्केन्स, अनसैचुरेटेड में एल्कीन एल्काइन।
एक सिंगल भाषा में बोले तो या सिंपल भाषा लैंग्वेज में, सैचुरेटेड के अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं और अनसैचुरेटेड के अंदर दो तरह के होते हैं, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो ये हमारे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गए ओपन चेन के। अगर बात करें हम साइक्लिक चेंज की, तो साइक्लिक चेंज में एक तो एलिसाइक्लिक होता है। एलिसाइक्लिक में रिंग होती है कार्बन एटम की, कार्बन की ही रिंग होगी बस, और दूसरे के अंदर रिंग होगी कार्बन एटम के साथ में कोई अलग एलिमेंट भी होगा। एक और होता है, ये हमें नहीं पढ़ना, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं साथ में। एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ये भी कार्बन के ही होते हैं। इनके अंदर एरोमा होता है अपना। एरोमा सब समझ गए कि स्मेल होती है, अलग अलग नंबर से और अलग अलग इसके अंदर ग्रुप लगने के फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ये एरोमा क्या होता है, चेंज होता है। तो ये हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन है। ओपन चेन में स्ट्रेट, ब्रांच, साइक्लिक के अंदर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इन वाले को क्या बोलते हैं, इसी तरह जैसे ये एलिसाइक्लिक है, ये एरोमेटिक है, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, एलिफेटिक। अभी मैंने एल्केन एल्कीन नहीं पढ़ाया, अभी वो भी पढ़ा रहा हूँ बस, इसके बाद हम उसी पे चलेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, दो शब्द पढ़े, एक तो था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इनका फॉर्मूला दे रखा है कुछ, अभी देखते हैं ये क्या क्या चीज़ है। टू हैव ए डबल ट्रिपल बॉन्ड चेन एटलीस्ट 2 कार्बन एटम आर रिक्वायर्ड। अगर हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो कम से कम कितने कार्बन चाहिएंगे, 2। सो फर्स्ट मेंबर इसका क्या होता है, जो ये वाले डबल बॉन्ड वाले हैं इनके फर्स्ट मेंबर क्या होते हैं, एल्कीन और एल्काइन के 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथीन, यहाँ पे इथाइन। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो कार्बन है इनकी अलग से एक क्या होती है, गिनती होती है। जैसे हमारा 1 2 3 4 होता है, यहाँ पे चलता है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो यहाँ पे मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 2 इन वाले केस में। तो यहाँ की गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। तो जैसे एल्कीन है, लास्ट में ई एन ई लगा है, तो यहाँ पे भी लगा दो एथीन। और जैसे एल्काइन वाला है, वाई एन ई है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लगा सकते हैं हम, वाई एन ई, तो क्या बन जाएगा, एथाइन। तो इनके लिए गिनती स्टार्ट होती है 2 से। एल्केन तो अपना सिंगल से भी स्टार्ट हो जाता है। अब एक क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का। अभी हमने पढ़ा था ना सैचुरेटेड के अंदर, ये सैचुरेटेड के अंदर एल्केन, तो पहले एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन, फिर एल्काइन पढ़ेंगे। याद रखना सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड। तो ये एक कार्बन एटम है, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में 2 4 होते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 4 हो गई। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो 1 2 3 रख दिया, इसने यहाँ अपना 8 बना लिया। इस वाले कार्बन ने भी रखा, तो इसने भी यहाँ अपने क्या बना लिए, 8। इस पूरे प्रोसेस में कार्बन तो कितने मिले, 2। हाइड्रोजन कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6, तो C2H6। ऐसे जब हमने 3 कार्बन लिए तो हमें हाइड्रोजन मिले 8। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला बना दिया कि भाई इस तरह ये क्या चक्कर है, 2 कार्बन ले रहे हैं तो 6 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, 3 ले रहे हैं तो 8 मिल रहे हैं। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना लो, अगर हमने n कार्बन लिए तो हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, दुगने से 2 ज़्यादा। 2 का दुगुना 4, 4 में 2 ज़्यादा 6, 3 का दुगुना क्या होता है 6, 6 में 2 ज़्यादा किया तो कितना मिल गया, 8। तो यहाँ से हमने क्या फॉर्मूला बना लिया, एल्केन का फॉर्मूला। इसी तरह हमने एल्कीन देखा, ये कार्बन है, अब की बाद डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ H आ गए। तो जब हमने 2 कार्बन लिए तो हाइड्रोजन कितने आए, 4। हमने जब 3 कार्बन लिए तो हाइड्रोजन आए 6। हमने 4 कार्बन लिए, हाइड्रोजन आए 8। तो यहाँ से हमें पता लग गया अगर मैं n कार्बन लेता हूँ तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, उसके दुगने। 2 लिया था तो 4 आए थे, 3 लिया था 6 आए थे, 4 लिया था तो 8 आए थे। तो ये फॉर्मूला हमने किसका बना लिया, एल्कीन का। इसी तरह एल्काइन का भी हमने फॉर्मूला बनाया, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, अगर मैं CN ले रहा हूँ तो जो हाइड्रोजन आ रहे थे दुगने से 2 कम आ रहे थे। तो एक हमने फॉर्मूला किसका बना लिया, ये एल्काइन का। अब ये देखो यहाँ स्टार्ट हो गया हमारा, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम है अगर 1 है तो
पहले बात करेंगे किसकी, एल्केन की। एक को क्या बोलते हैं, मैथ, और ये क्या है, एल्केन, ANE वाला, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया, ANE। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हमने कार्बन एक लिया, हाइड्रोजन दुगने से दो ज़्यादा, एक का दुगना दो और प्लस दो चार, तो CH4 इस तरह बन गया। हमने यहाँ बना लिया एक C और चार क्या लगा दिए, H। हमने चार ही क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है कार्बन की वैलेंसी टेट्रा है। टेट्रा वैलेंसी मतलब ये चार ही बॉन्ड बना सकता है, बस चार, ये सिंगल बॉन्ड है, कभी कोई डबल मान ले। इसी तरह जब हमने एथ लिया तो देखो मैं ये वाला फॉर्मूला अपना आप बना के दिखा रहा हूँ। C2 लिया, हमने देखा था फॉर्मूला यहाँ क्या बना था, दुगने से दो ज़्यादा, दुगने से दो ज़्यादा, तो यहाँ पे भी हमने ऐसे किया, चार का दो का दुगना चार, चार में दो जोड़ा छः, तो C2H6। इस तरह हमने दो C लिए और H जोड़ दिए यहाँ पे। एक कार्बन से कितने बॉन्ड बनवाए हैं, एक दो तीन चार। H वाले कार्बन से भी एक दो तीन चार, यहाँ पे स्ट्रक्चर बन के क्या हो गया, तैयार। ऐसे प्रोपीन का बना लिया, ब्यूटेन का बना लिया, सॉरी प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सबका सेम ऐसे ही बनाया है। जैसे पेंटेन का बना लेते हैं, C5। अब H कितना चाहिए, दुगने से दो ज़्यादा, पाँच का दुगना दो, 10, 10 में दो जोड़ दोगे 12। एल्कीन में हमने दुगना किया था, तो सबसे पहले एथीन है, दो से स्टार्ट होते हैं, पता है क्यों, डबल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट टू कार्बन एटम चाहिए। तो C2 लिया तो H क्या हो गया, चार हो गया स्ट्रक्चर। तीन लिया तो यहाँ क्या हो गया, चार हो गया। ये एक बार ही बनाते हैं डबल बॉन्ड, हर जगह डबल बॉन्ड नहीं बनाना, ये याद रखना है। तो ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से। ब्यूटीन का हो गया। एल्काइन के अंदर इथाइन, प्रोपाइन। C2 दुगने से दो कम, दुगना कितना, दो का दुगना चार, चार में से दो गए दो, तो C2H2। ये हमने डायग्राम बना लिया। याद रखना है जब बात हम इथाइन की कर रहे हैं, सबसे पहले तीन बॉन्ड बना दो कार्बन के बीच में, फिर जहाँ जो बॉन्ड बनना है वो अपना आप बन जाएगा। इसी तरह प्रोपाइन बन गया और ब्यूटाइन बन गया। ये हमारे क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड है। कैसे पता लगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये भी हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है। कितने कार्बन आइटम है, तीन, एक दो तीन, तो क्या बोल दिया इसे, प्रोपेन। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है, यही किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, C6H6। कार्बन भी कितने हैं, छः, हाइड्रोजन भी कितने हैं, छः। तो वहाँ से ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या कहते हैं, ये वो कंपाउंड होते हैं जिनका आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब एक तरह से फिजिकल फॉर्मूला या मोलिकुलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या मोलिकुलर मास इनका सेम होगा। मोलिकुलर मास तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे हमने एग्जांपल किसका लिया, ब्यूटेन और पेंटेन का। ब्यूटेन में चार कार्बन होते हैं, एक बिल्कुल सीधा बना दिया मैंने लॉन्ग चेन। एक मैंने क्या कर दिया, ये हमने डायग्राम बना दिया इस तरह, आइसो ब्यूटेन, ब्रांच बताया था ना, ये ब्रांच है। इसी तरह एक हमने बना दिया, इसके अंदर तो यही बनेगा हमारा एन, जो सीधी लाइन होती है इसे बोलते हैं एन ब्यूटेन। जो इस तरह का आईएसओ स्ट्रक्चर बनता है, ब्रांच, इसे बोलते हैं आईएसओ, आइसोब्यूटेन। अगर मैं पेंटीन की बात करूँ, यहाँ पे ब्रांच, लॉन्ग चेन भी बनता है, ब्रांच भी बनता है, और साथ में क्या है, न्यू स्ट्रक्चर भी बनता है। न्यू के अंदर यही है, जो इस तरह का स्ट्रक्चर बने हमारा, उसे क्या बोलते हैं, न्यू स्ट्रक्चर। ये याद रखना है, सीधी चेन एन पेंटेन, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बने टी जैसा तो आइसो, प्लस जैसा बने तो नियो। अब हमें पढ़ना है हेट्रो एटम और फंक्शनल ग्रुप। हाँ, तो हेट्रो एटम एंड फंक्शनल ग्रुप अब हम पढ़ेंगे। हेट्रो नाम से ही पता लग रहा है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, एटम मतलब एटम अलग अलग एटम, और क्या, फंक्शनल ग्रुप।
जो हाइड्रोकार्बन है इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है, अगर ये रिप्लेस हो जाएं अदर एटम से इन अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी, तो वो एलिमेंट कैसे होंगे? देखो हेटेरो एटम, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन या ऑक्सीजन के हम ले, ऑक्सीजन में ही इतने सारे केस हैं, तो ये तो हमारे क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। मान लो क्लोरीन ऐड हो जाए तो उसे बोलेंगे हैलो ग्रुप, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, तो इसे क्या बोलेंगे? जैसे Cl लास्ट में ऐड हो जाए तो क्लोरोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन या ब्रोमोहेक्सेन, इस तरह। अब एक शब्द आएगा सफिक्स और प्रीफिक्स, वो भी पढ़ेंगे अभी। अगर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया जाए इस तरह, एक H की जगह OH रिप्लेस कर दिया जाए, तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है अल्कोहल। इसी तरह एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? CHO। कीटोन ग्रुप कहाँ होता है? जहाँ पे बीच में C डबल बॉन्ड O लगा हो, इस तरह। यहाँ भी कार्बन होंगे आगे तक, बीच में कहीं एक जगह C डबल बॉन्ड O होगा, बीच में होगा तो कीटोन ग्रुप। ये वाला साइड में होता है, कोने पे होता है ये। कार्बोक्सिलिक जब हमारा क्या हो? COOH। अभी थोड़ा अजीब लगेगा ये क्या है, जैसे लास्ट पीछे थोड़े क्वेश्चन आएंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे आपको। फिलहाल हमें याद रखना है, अगर किसी भी कोई कंपाउंड है C करके लास्ट में OH आ गया, तो अगर किसी के आखिरी में OH है तो उसे क्या बोलेंगे? एल्कोहल है, इसका फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह अगर CHO है तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या माना जाएगा? एल्डिहाइड। अगर C डबल बॉन्ड O है तो कीटोन, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या माना जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे, ओइक एसिड बोल देते हैं वैसे इसे, ओइक एसिड, अगर COOH है तो। जो रिप्लेस होता है हाइड्रोजन एटम को, जो भी मतलब एटम है, जैसे हमारी जो ब्रांच थी ऐसे C इस तरह करके, मान लो यहाँ C इस तरह हमने H बना रखा था, इस H को जिस एटम ने भी रिप्लेस किया उसी एटम को क्या बोलते हैं? हेट्रो एटम। कि बाकी तो ये बिल्कुल एक जैसे चलता आ रहा है हर जगह, लेकिन ये वाला एटम H रिप्लेस होके जिस भी एटम से आया उसी एटम को हेट्रो एटम बोलेंगे। जो हेट्रो एटम है वो क्या करता है? कंटेनिंग देम इम्पार्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। ये जो हेट्रो एटम है, मान लो ये एक हमारा कंपाउंड था, H की जगह मैंने Cl लगा दिया, तो पहले जो इसकी प्रॉपर्टी थी Cl लगाने से बिल्कुल चेंज हो गई, इसका नाम ही चेंज हो गया। 1 2 3 4 है, 4 इसके अंदर ब्यूटेन है, मतलब ब्यूटेन है। क्लोरो लगती, इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोब्यूटेन। उससे पहले खाली ब्यूटेन था। तो इस हेट्रो एटम से इसकी पूरी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टी भी, इसके फंक्शन भी। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। वो एटम या वो ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में ऐड होते हैं और उसका फंक्शन ही क्या कर देते हैं? चेंज, या उसकी प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं? चेंज। उन्हें क्या बोला जाता है? हेट्रो एटम एंड फंक्शनल। उन एटम को हेट्रो एटम बोला जाता है। और इस तरह के एटम, इस तरह के कंपाउंड्स या एटम्स के ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप बोला जाएगा। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया, ये CHO वगैरह, इन सब की वजह से प्रॉपर्टी चेंज हुई, तो ये सब हमारे क्या आ गए? फंक्शनल ग्रुप। ये हमने लगा दी ना, हेलो, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, तो ये हमने फंक्शनल ग्रुप के रूप में नाम दे दिया इनका। अब एक शब्द आता है क्या? होमोलोगस। अब ये होमोलोगस क्या है? होमोलोगस सीरीज। यहाँ ये पेन नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। ये सीरीज ऑफ कंपाउंड है इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन। ये वो सीरीज ऑफ कंपाउंड है जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप तो सब्स्टिट्यूट होता है हाइड्रोजन के स्थान पे कार्बन चेन के अंदर। फॉर इंस्टेंस दो एल्कोहल है, यहाँ पे सबसे पहले CH3OH, OH तो सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप है 4 हाइड्रोजन एटम के अंदर। यहाँ पे ये बढ़ता रहेगा, यहाँ CH3 था, यहाँ C2H5 हो गया, यहाँ C3H7 हो गया, C4H9 हो गया। तो अल्कोहल ग्रुप सब में है, लेकिन कार्बन की चेन बढ़ती या घटती जाएगी। तो इस तरह की चेन में जो हर नंबर है वो दूसरे से कितने का अंतर होगा उसके अंदर? CH2 का। और यूनिट में कितने का अंतर होगा? 14 का।
अभी देखते हैं इसे, 1 मिनट स्पेस। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया क्या, CH2OH, यहाँ लिख दिया हमने क्या, C2H5OH। देखो हमारा अंतर हमने कितने का बताया है, CH2, यहाँ पे C कितना है 1, अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो C कितने हो गए 2, ठीक है। यहाँ पे H कितने हैं 2, तो हाँ यहाँ पे 1 मिनट, C2H5OH, हाँ 3 है, हाँ मैं भी तो कहूँ ये क्या गड़बड़ हो रही है, यहाँ CH3 है, यहाँ H कितना है इस वाले H पे, या टोटल H गिन लो, यहाँ पे टोटल H कितने हैं 3 और 1 4, अगर मैं 2H और जोड़ दूँ इस वाले में, इधर पहले कितने थे 3 और 1 4, 2 और जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे 6, यहाँ पे गिनते हैं 5 और 1 6, H बराबर है ऑक्सीजन 1 1, इसका मतलब इनके बीच में कितने का अंतर है, CH2 का। अगर हम वो भी देखें इनका मास, मोलिकुलर मास निकालें तो उसमें भी हमें अंतर कितने का पाएगा, 14 यूनिट का पाएगा। देख लेते हैं, यहाँ 2 मिनट लगेगी। CH3OH, C का एटॉमिक मास कितना होता है 12, H का कितना होता है 1, 3 H है, ये 4 H हो गए तो कितने हो गया 4। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12 4 16, 16 16 32, ये तो हो गया इसका। अब मैं निकालता हूँ इसका, इसे कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पे C2H5OH, C कितना होता है 12, 2 C है तो कितना हो गया 24, H कितने हो गए 5 और 1 6, और ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 16। ये अलग कर देता हूँ मैं ताकि पहचान रहे। ये अलग सवाल है, ये अलग हो गया हमारा। अब इन्हें जोड़ेंगे, 24 और 6 30, 30 और 16 46, 46, पहले 32, 46 घटाएंगे 32 में से कितना हो गया, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 3 गया 1, तो कितने का अंतर आ गया 14 यूनिट का। तो ऐसे पता लगाते हैं इनका क्या अंतर। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक उससे पहले केमिकल की बात रह गई। जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, इम्पार्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप, दस ऑल मेंबर हैव सिमिलर केमिकल फॉर्मूला। क्योंकि जितने भी मेंबर है सबके पास सिमिलर क्या है, केमिकल फॉर्मूला है, तो इनकी क्या है, ये प्रॉपर्टी तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन मेंबर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी क्योंकि सबके पास क्या है, एल्कोहल ग्रुप है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन या मोलिकुलर फॉर्मूला सबका क्या है, अलग अलग है। तो ये भी ध्यान रखना है, फंक्शनल ग्रुप ऐड होने से सेम ग्रुप में इन सब की तो क्या रहेगी, होमोलोगस वो हो गई है। होमोलोगस सीरीज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है अमंग द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर मोलिकुलर मास, ये बता चुका मैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंक्रीज हो जाता है विद मोलिकुलर मास। जैसे जैसे किसी कंपाउंड का मास बढ़ता रहेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का क्या है, नोमेनक्लेचर। सबसे पहले क्या करते हैं इसके अंदर, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कोई भी कंपाउंड है कितने कार्बन एटम है, फिर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या लगे हुए हैं। अब इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है सफिक्स और प्रीफिक्स। प्री का मतलब ही क्या होता है, पहले, सुना है ना एग्जाम, प्री फिर मेंस होता है, तो प्री मतलब पहले, जो नाम शुरू होने से पहले ही लग जाए उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, जो लास्ट में लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। ये सेम उस तरह है जैसे हिंदी में आपने सुना होगा उपसर्ग और प्रत्यय, सेम कंसेप्ट। एल्कीन अगर हो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमारा,
तो क्या लगता है ENE, एल्काइन है तो YNE, एल्कोहल है तो OL, एल्डिहाइड है तो AL, कीटोन है तो ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो OIC, और क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। अगर किसी को हल्का सा डाउट हो ये क्या है, अभी हमने 2 मिनट पहले जो यहाँ पढ़े थे, ये एल्कोहल, एल्डिहाइड, यही वाले सब हैं। फटाफट रिवाइज करें। एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, एल्कोहल लास्ट में OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन बीच में यहाँ पे बना लेता हूँ इसका, जो हमारा कीटोन है इसका क्या है, ऐसे कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, इधर भी, यहाँ बीच में कहीं C डबल बॉन्ड होगा तो कीटोन। कार्बोक्सिलिक जब हमारा क्या हो, COOH लगा हो तो कार्बोक्सिलिक। क्लोरो मतलब क्या हो, लास्ट में Cl लगा हो। एक चीज़ और है, जब भी हम ये सफिक्स ऐड करते हैं, जैसे हमारा मीथेन है, या मीथेन में तो ये मीथीन करते हैं, चलो मीथेन में तो हमारा वो है ना, एल्काइन एल्कीन ग्रुप नहीं लग पाएगा, मुझे एल्काइन एल्कीन बताना है। जैसे मैंने क्या लिख दिया, इथीन है। ओहो, एक मिनट रुको भी, बार बार एक ही चीज़ गड़बड़। जैसे हमारा क्या है, मीथेन है, इथेन है, तो इसके अंदर हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है, इस तरह का है, सिंगल बॉन्ड। मान लो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया तो 2 3 4, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे बनेगा हमारा डायग्राम, मैं अभी बनाता हूँ साफ साफ। 1 2 3 4 5 6। जैसे मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला मतलब ये जो बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और ये डायग्राम कैसे बन जाएगा हमारा, ऐसा, ये डायग्राम बन गया। तो यहाँ डबल बॉन्ड की वजह से कौन सा ग्रुप लग गया, ENE। तो मुझे इसके अंदर ENE सेट करना है, तो यहाँ से जो ये ANE है, इसे तो हमने क्या कर दिया, ग्रुप क्या होता है एथ, और लास्ट में क्या लगा दिया, ENE। लेकिन जो कुछ फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये एल्कोहल वाला है, ये एल्डिहाइड वाला है, अगर मुझे इसके अंदर लास्ट मैंने ये कर दिया, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा क्योंकि मैं एक साथ 2-3 चीज़ बता दी, मुझे खुद पता है, मैंने आगे पीछे करके बता दिया। जो मुझे ये वाला कंसेप्ट बताना था, पहले ये वाला देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, इथेन है, मुझे इसके अंदर कौन सा ग्रुप लगाना है, मान लो मुझे एल्डिहाइड लगाना है, मैंने CHO ऐड कर दिया। CHO के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल, तो हम इसे ETHAN, E को हटा के क्या लिख देंगे, AL। तो जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है तो लास्ट वाला E हट के क्या लगा दिया जाता है, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इफ सफिक्स इज एडेड, फाइनल E इज रिमूव्ड फ्रॉम द नेम। जैसे मीथेनॉल था तो पहले क्या रहा होगा, ये मीथेन, लास्ट वाला E रिमूव किया और क्या लगा दिया, AN के बाद OL, तो क्या बन गया, मीथेनॉल। मैं साथ में ये भी बताने लग रहा था आपको, एल्कीन एल्काइन वाला, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे 2x करके देख लेते हैं, अगर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले कंबशन, जो कार्बन है जनरली बर्न होता है, ऑक्सीडाइज होता है एयर के साथ, क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब भी कार्बन को जलाएंगे हीट और एनर्जी भी निकालेंगे, जैसे CH4 मीथेन है और इसके साथ हम CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो एक ब्लू फ्लेम निकलती है, जिसके जनरली क्या निकलती है, एक ब्लू फ्लेम निकलती है इन गुड सप्लाई ऑफ एयर। जब हम किसी भी सैचुरेटेड कार्बन को प्रॉपर एयर के अंदर जलाएंगे
तो ब्लू कलर की एयर फ्लेम निकलती है, आग। इससे पता लगता है कि ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है अच्छे से जल रहा है। लेकिन वैन ए येलो सूटी फ्लेम, लेकिन अगर येलो कलर की फ्लेम निकले, सूटी मतलब चीज़ों को काला करते हुए, तो इसका मतलब क्या है, सप्लाई एयर की क्या है, लिमिटेड है, और जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो अच्छे से नहीं जला। तो यही बात करके सूटी फ्लेम इज सीन अंडर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर बर्न इन एयर। हमें याद रखना, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जले तो कौन सी फ्लेम निकलती है, ब्लू। अगर अनसैचुरेटेड जलता है तो कौन सी निकलती है हमारी, येलो, सूटी फ्लेम। और इससे ये भी मतलब होता है, अगर सूटी फ्लेम है तो ये अच्छे से नहीं जल पाया। अगर हम कोयला वगैरह जलाते हैं, इससे क्या होता है, ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन भी क्या है, निकालता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है इनके जलने पे, जिसकी वजह से क्या होती है, एसिड रेन होती है। अगला है क्या हमारा, ऑक्सीडेशन। जब एल्कोहल है, एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बदल सकते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग दैम, उसे ऑक्सीडाइज करके। कैसे, यूजिंग एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, या तो हम एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ गर्म कर दें, या एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हीट कर दे, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, ये एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा क्या है, C2H5OH। ये किसका फॉर्मूला होता है, एल्कोहल का या इथेनॉल का। अगर साइंटिफिक में बात करें, कितने कार्बन है, 2, तो ETHANE, ईथेन बनता है। लेकिन लास्ट में क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल, तो लास्ट में क्या लगेगा, ओल। तो ई हटाएंगे हम सबसे पहले, ई हटाया और यहाँ क्या लगा दिया, ओल, तो ऐसे बना इथेनॉल। जब हमने इसे इस तरह किया तो हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसका नाम मैं देखूं, कितने कार्बन है, 2, वापिस एथ लगा दिया हमने, या इथेन लगा दिया। जब मैंने देखा COOH भी लगा हुआ है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो वापस मैं ई हटाऊंगा लास्ट वाला, ETHANOIC, एथेनोइक एसिड। तो हमारा ये हो गया। तो ये हमारा प्रोसीजर था, एल्कोहल को इथेनोइक या इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में चेंज करने का, या एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने का। या तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लगा दो, या एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लगा दो, दोनों से हो जाएगा। अब एक होती है एडिशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड करते हैं हम। कैसे, हाइड्रोजन ऐड होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, विच इज़ मोर रिएक्टिव ड्यू टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या है, वो रिएक्टिवनेस होती है। इन प्रेजेंस ऑफ निकिल एंड निकिल एंड प्लेटिनम या पैलेडियम, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ाने को क्या बोलते हैं, एक तरह से हाइड्रोजनेशन। डबल या ट्रिपल बॉन्ड में ही ये रिएक्शन होती है। जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या ही लगाएंगे हम और आगे, तो जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे ये क्या है, ये प्रक्रिया की जाती है एडिशन रिएक्शन की। जैसे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हम H2 के साथ निकिल या पैलेडियम कुछ भी लगाएंगे, इसे जब हीट किया जाएगा तो यहाँ ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, और ये जो 2 H थे ये हमारे ऐड हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन ऐड होने को क्या बोल दिया हमने, क्या, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन की वजह से क्या होता है, स्लो द रेंसिडिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में रेंसिडिटी को क्या कर देता है, ये स्लो डाउन कर देता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए, एंड ऑयल्स विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी यूज्ड। जो ऑयल्स हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के, वो यूज़ करने चाहिए कुकिंग के लिए। ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है, पर फिलहाल जो हमारी बुक है वो कहती है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड बेकार होते हैं, अनसैचुरेटेड उनके मुकाबले अच्छे होते हैं या ठीक होते हैं, कुकिंग उनमें होनी चाहिए। अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन कैन बी रिप्लेस बाय अनदर और ग्रुप ऑफ एटम इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा है CH4Cl2, जब मैंने क्लोरीन के साथ इसे लाइट की प्रेजेंस में करवाया, 520 पे हीट किया, तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन है,
एक एक करके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। तो जैसे यहाँ CH4 था तो यहाँ कितना बचा, CH3, एक Cl आ गया। मैं फिर इस रिएक्शन को कंटिन्यू करूँगा तो क्या होगा, CH2 Cl2 प्लस HCl। दोबारा कंटिन्यू करूँगा तो क्या होगा, CHCl3 प्लस HCl। मैं और इसे कंटिन्यू करूँगा तो क्या बन जाएगा, CCl4 प्लस HCl। इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम का, हाँ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा एंड प्रोडक्ट का। तो ये क्या है, एक तरह से हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। ये वाक्य में इम्पोर्टेंट है, कार्बन कंपाउंड इम्पोर्टेंट। एक तो हमारे सब्जेक्ट में इथेनॉल है इस बुक में, और एक इथेनोइक एसिड है। यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो पेपर में आएगी। सीधा सीधा आ जाता है कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट कहें तो 350 केल्विन, 351 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। 150 के आसपास इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। इथेनॉल मतलब शराब, पानी में मिला के बहुत लोग पीते हैं या पीते होंगे, ऐसे टीवी में देखा है। कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कोज सीरियस हेल्थ। कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल, जो डाइल्यूट इथेनॉल है इसके कंजप्शन से सीरियस हेल्थ इशू होते हैं। डाइल्यूट का मतलब जो शराब है उसे पानी में मिला के, या जो ओरिजिनल शराब है उसे डाइल्यूट करके ही बेचा जाता है। और भी उसे पानी में भी मिला के पियोगे, किसी में कितना ही डाइल्यूट कर लो, सीरियस हेल्थ इशू वही क्रिएट करती है। और अगर हम प्योर अल्कोहल पी लें तो वो तो लीथल ही होगी। इनटेक ऑफ प्योर अल्कोहल इज लीथल। और इसी के जैसा एक क्या होता है हमारा, मिथेनॉल। अगर मिथेनॉल का कंजप्शन कर लिया जाए कैसे भी, तो ये तो डेडली होता है, इससे अंधे तक हो जाते हैं लोग। इसे कच्ची दारू भी बोलते हैं। ये तो वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल पॉइंट हो गया। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो असली है, तो जैसे ये हमारा क्या, इथेनॉल बोलूँगा मैं इसे, अल्कोहल बोलूँगा। जो इथेनॉल है जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और जब ये किसके साथ हीट किया जाता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम इसे हीट करें तो ये क्या होगा, ये डिहाइड्रेटेड हो जाता है, वाटर लूज कर देगा अपने अंदर से, और क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। ये हमारा क्या है, अल्कोहल है। जब मैंने सोडियम के साथ किया तो CH3CH2ONA, जिसे हमने क्या बोला है, इथोक्साइड, ये रहा सोडियम इथोक्साइड। और अगर मैं इसे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कर दूं तो ये वाटर लूज करके क्या बन जाएगा, ईथीन, और साइड में वाटर निकाल देगा। तो ये ईथीन और साइड में क्या आ गया, वाटर। तो ये याद रखना, अगर हम अल्कोहल को सोडियम के साथ ट्रीट करें तो क्या बनता है, सोडियम इथोक्साइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ये बात हुई इसकी। अब बात करेंगे कि इथेनोइक एसिड की बात करेंगे। एक बस इसका यूज़ हो रहेगा, इथेनॉल का यूज़ कहाँ होता है, तो किसके अंदर यूज़ होता है, सोप के अंदर, कॉस्मेटिक के अंदर, अल्कोहल बीवरेज, वही जो ये दारू वगैरह पीते हैं लोग, लेबोरेटरी रीएजेंट के अंदर, और मेडिसिन और टॉनिक के अंदर भी, खांसी के अंदर भी सुना होगा सबने। अब बात करते हैं किसकी, इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला वही CH3COOH। इसे क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड भी बोला जाता है इथेनोइक एसिड को। इसका वही सबसे पहले क्या, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग की जगह है फ्रीजिंग पॉइंट, ये जम जाता है ठंड में। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है, 391 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट 290 केल्विन। इथेनोइक एसिड वाटर के अंदर मिसिबल होता है और टेस्ट में खट्टा होता है। अभी पता लगेगा खट्टे का रीज़न। इसे क्या बोला जाता है, एसिटिक एसिड, और एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और इसे ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। ग्लेशियर मतलब जब ये फ्रीज हो जाता है तो ये जैसे वाइट बिल्कुल जम जाता है, ऐसे पहाड़ नहीं होते, ग्लेशियर्स होते हैं, इस तरह जम जाता है, जमने के बाद वाइट कलर का पहाड़ टाइप। पहाड़ का मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है ऐसे स्नो हो, ये बर्फ़ पड़ी हो, ग्लेशियर्स की तरह, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड के 3 से 4% के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, विनेगर, हिंदी में सिरका। इथेनोइक एसिड की, जैसे हमने
इथेनॉल की सोडियम के साथ रिएक्शन पड़ी, सोडियम इथोक्साइड बनाया। इसी तरह इथेनॉल की भी अगर हम सोडियम के साथ पढ़े तो ये क्या बनाता है, सोडियम इथोनेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस उसने भी निकाली, इसने भी निकाली। अभी देखेंगे इसकी रिएक्शन भी। अगर हम इसकी सोडियम कार्बोनेट से करवा दें तो भी सोडियम इथोनेट, साथ में यहाँ तो H2 गैस निकली थी, अब की बार यहाँ CO2 और H2O निकल जाएगी। बाइकार्बोनेट के साथ करवाएं तो भी सेम रहेगा इथोनेट। और अगर इथेनोइक एसिड की इथेनॉल एल्कोहल से करवा दे तो क्या बनेगा, एस्टर और वाटर। ये अगेन एक इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता है, व्हाट इज एस्टर, व्हाट इज एस्ट्रिफिकेशन, व्हाट इज सपोनिफिकेशन, तो वो पढ़ेंगे अब हम, मतलब टॉपिक के लास्ट में हम आ चुके। ये हमारा क्या है, हाइलाइटर ले लेता हूँ, तो ये हमारा क्या है, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड बोल लो। अगर मैं इसकी सोडियम से करवा दूँ तो क्या बनेगा, सोडियम इथोनेट। अगर मैं इसकी सोडियम कार्बोनेट से करवा दूँ तो भी क्या बनेगा, सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट और CO2 और H2O। अगर मैं इसकी बाइकार्बोनेट से करवा दूँ तो भी क्या बनेगा, सोडियम इथोनेट, CO2 और H2O। अगर मैं इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दूँ रिएक्शन तो भी क्या मिलेगा, सोडियम इथोनेट प्लस वाटर। ये केस लगभग सेम है तीनों चारों, यहाँ तो बिल्कुल सेम है, CO2 H2O, CO2 H2O, खाली Na है तो खाली H2, NaOH है, OH आ गया तो यहाँ से वाटर भी आ गया हमारे पास। अगर हम इसकी एल्कोहल से करवा दें विद कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ तो इथेनोइक एसिड है, एल्कोहल है, मिलके क्या बना देंगे, एस्टर। याद रखना एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, साथ में HOH मतलब वाटर, H2O। अब आ गई यहाँ से हमारी ये रिएक्शन आ गई, इसी के बेसिस पे एस्ट्रिफिकेशन। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट किया जाता है अल्कोहल में इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो कैसे काम करता है, कैटलिस्ट की तरह, तो क्या बनता है, एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसे क्या बोला जाता है, एस्टर। ये COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड वाला फॉर्मूला है। R का मतलब है कितनी भी लंबी चेन हो सकती है पीछे, CH3 CH2 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 करते करते लास्ट में COOH आ गया। इसी तरह एल्कोहल की कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, जब इन दोनों को आपस में भिड़ाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, RCOOR, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, H2O। सेम उसी तरह ये CH3 यहाँ तक कि इसे क्या बोल दिया हमने, ये जो है इतना हिस्सा COOH, ये जो है इतना हिस्सा, ये हमारा R हो गया, और यहाँ हमने क्या लिख दिया, COOH। ये तो हमारा किसका हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जैसे ये है, तो यहाँ पे हमने इसे क्या लिख दिया, R, फिर यहाँ लिख दिया OH। जब इन दोनों को मिलाया तो हमारा क्या बना, जैसे एक अलग अलग है तो R डैश कर दिया हमने, फिर यहाँ COOR, RCOOR, ये बन गया। तो यही हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, एस्टर का। या सीधा ये वाला फॉर्मूला बना के भी हम लिख सकते हैं अगर हम एक एक कंपाउंड लिख के दिखाएं तो, जैसे हमने इथेनोइक एसिड की इथेनॉल से मिलाई और सीधा बना दिया, इसकी जगह वो भी लिख के दिखा सकते हैं। तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन पता लग गई, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को इथेनॉल के साथ मिलाया जाता है या अल्कोहल के साथ मिलाया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो क्या बनता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, जिसे क्या बोलते हैं, एस्टर। एक होता है हाइड्रोलाइसिस, नाम से पता लग रहा है क्या, हाइड्रोलाइसिस, मतलब जब हीट करते हैं हम, ऑन हीटिंग विद एसिड और बेस द एस्टर बैक, जब एसिड से बेस से हम एस्टर को हीट करेंगे तो वापस किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में। ये हमारा एस्टर है। NaOH एक बेस है, इसके साथ हीट किया तो CH3COONA, और यहाँ हमारा क्या बन गया, C2H5OH। ये जो Na है वापस H में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये हमने अब की बार एसिड से करवा दिया तो ये हमारा एस्टर, ये इथेनोइक एसिड और ये इथेनोइक एसिड बन गया हमारा, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस होती है एस्टर की, उसे क्या बोलते हैं, जैसे ये एल्केलाइन है, बेस है ना, बेस, जब एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस होगी एस्टर की, उसी रिएक्शन को बोलेंगे क्या, सपोनिफिकेशन।
यहाँ पे इथेनोइक एसिड की जगह क्या हो गया, सोडियम इथोनेट बन चुका हमारा, सोडियम इथोनेट। हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं, ये वाला सोडियम इथोनेट। इससे वापस हम इसमें बदल सकते हैं, ये बात पता है आपको। अब हमारे लास्ट टॉपिक है सोप और डिटर्जेंट। सोप की अगर डेफिनेशन की जाए तो सोप की डेफिनेशन क्या है? सोप क्या है? सोप इज अ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अ लॉन्ग चेन ऑफ, जैसे ये फॉर्मूला हो गया C15H31 COOH C17H35 COOH, पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड के फॉर्मूले हैं। सोप के फॉर्मूले में हम यहाँ ये भी लिख देते हैं, ये H की जगह क्या लिख देते हैं, Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव, यही तो बोला हमने। सोप क्या है? सोडियम और पोटेशियम सोल्ट की कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लॉन्ग चेन है, पीछे एक लॉन्ग चेन आ रही है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमने क्या लगा दिया, Na और पोटेशियम, तो हमारा क्या बन गया, सोप बन गया। सोप इफेक्टिवली सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करती है और एफरवेसेंट इनइफेक्टिव विद हार्ड वाटर। जो सोप है सॉफ्ट वाटर के साथ तो इफेक्टिवली रिएक्ट करती है, लेकिन हार्ड वाटर के साथ ही इनइफेक्टिव है, कोई काम नहीं कर पाती। क्यों? बल्कि जो डिटर्जेंट है अमोनिया वाला या सल्फोनेट, ये ऑफ हाइड्रोकार्बन वाला, ये भी एक लॉन्ग चेन की, ये भी अमोनिया और अमोनियम की लॉन्ग चेन या सल्फोनेट की लॉन्ग चेन होती है डिटर्जेंट के अंदर। ये इफेक्टिव होता है दोनों तरह के वाटर में, सॉफ्ट वाटर में भी और हार्ड वाटर में भी। सोप तो खाली सॉफ्ट वाटर में काम करती है, डिटर्जेंट दोनों में काम करता है, सॉफ्ट वाटर हो चाहे हार्ड वाटर हो। अभी रीज़न आएगा क्यों। एन आइकोनिक पार्ट, जो आयनिक पार्ट है, सॉरी आइकोनिक नहीं आयनिक, जो आयनिक पार्ट है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। सोप की बात करें अभी हम, साबुन की। जो आयनिक पार्ट है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लवर, ये वाटर में घुलनशील होता है, सोल्यूबल होता है। जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है वो हाइड्रोफोबिक होती है। ये जो पूरी चेन है ये क्या है, ये वाटर के अंदर बिल्कुल नहीं घुल सकती, ये हाइड्रोफोबिक है। फोबिक मतलब जिसे वाटर से डर लगता हो, सोप मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसी की वजह से सोप के अंदर कपड़े साफ होते हैं सोप से। क्लिनजिंग एक्शन सोप का क्या है, जो बहुत सारी गंदगी है, मोस्ट डर्ट ऑयली नेचर की होती है। और जो हाइड्रोफोबिक एंड है सोप का, जो हाइड्रोफोबिक एंड है जिसे वाटर से डर लगता है, वो जाके किस पे चिपक जाता है, इस ऑयल पे चिपक जाता है। और जो हाइड्रोफिलिक एंड है ये वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मिशेल्स बोलते हैं। अब जब ये मिशेल्स बन गया, अब हम कपड़े को रगड़ेंगे झटकेंगे तो ये जो हमारा मिशेल्स का ये जो कंपाउंड है ये बीच से टूट जाता है अलग होके, और जैसे अलग हुआ पानी के अंदर तो घुल नहीं सकता ये वाला एंड, तो इसे छोड़ देता है और तुरंत ये क्या होता है, मैल साफ निकल जाता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ साबुन डाल के छोड़ना नहीं है, उस कपड़े को रगड़ना या झटकना ज़रूर है। तो जो इमल्सन है ये फोम बनता है सोप का, ये जो बना हमारा मिसेल्स बना सोप से, जो क्लॉथ है नीड टू बी मैकेनिकली एजिटेटेड, मैकेनिकली मतलब उसे किसी न किसी तरह हिलाना डुलाना पड़ेगा, टू रिमूव द डर्ट पार्टिकल फ्रॉम द क्लॉथ, क्लॉथ के अंदर से गंदगी को बाहर निकालने के लिए। अब यहाँ जो स्कम है, जब मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सोल्ट प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर के अंदर, वो रिएक्ट करते हैं सोप मॉलिक्यूल के साथ और इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, स्कम। हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम है जो क्या बना देते हैं, साबुन के साथ स्कम बना देते हैं, दस ऑब्स्ट्रक्टिंग द क्लिनजिंग एक्शन, और जिसकी वजह से सोप का क्लिनजिंग एक्शन है वो नहीं हो पाता अच्छे ढंग से। लेकिन जो इसी की जगह पे डिटर्जेंट है, हम कहते हैं ना सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं, हार्ड में भी करते हैं। सॉफ्ट में तो करेंगे, हार्ड में जो स्कम है यहाँ स्कम ही नहीं बनता। डिटर्जेंट ओवरकम दिस प्रॉब्लम एज डिटर्जेंट मोलिक्यूल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल प्रोडक्ट। जैसे यहाँ तो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बन जाते हैं हार्ड वाटर के अंदर सोप के साथ, लेकिन यहाँ नहीं बनते। दस क्लॉथ गेट क्लीन, इसकी वजह से जो क्लॉथ्स हैं वो क्या हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बन ही नहीं पाया, यहाँ पे सोल्यूबल प्रोडक्ट बना देते हैं उसे।
इसी की वजह से जो सोप है वो क्या मानी जाती है, सोप आर कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल वाइल डिटर्जेंट आर नोट। इसके इंग्रेडिएंट ही बताया मैं, इसमें तो सोडियम पोटेशियम है, यहाँ पर अमोनियम वगैरह भी है। सोप आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी बट डिटर्जेंट आर नोट। सोप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होती है लेकिन डिटर्जेंट नहीं होता। कार्बन और कंपाउंड, इसके कंपाउंड है, उसका एक बहुत छोटा ब्रीफ है, फटाफट कर लेते हैं ये भी। जो कार्बन है वर्सटाइल नॉन मेटल होता है, अब हमें पता है क्यों है। कार्बन एटम है, जैसे लाइक अदर नॉन मेटल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड क्लोरीन शेयर इलेक्ट्रॉन। जो कार्बन एटम है इसकी तरह जो और एटम है ये भी क्या है, शेयर इलेक्ट्रॉन करते हैं। जो कार्बन है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, क्यों, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी और आइसोमेरिज्म। कैटिनेशन लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बनाता है, टेट्रावैलेंसी 4 इसके पास वैलेंसी होती है, आइसोमेरिज्म पता है इसके अंदर एन आइसोन्यू, इस तरह की आइसोमेरिज्म शो करता है ये। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, क्योंकि वहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है बॉन्ड की, वो स्टेबल नहीं हो पाते। जो कंपाउंड है हाइड्रोजन एंड कार्बन के, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन कार्बन होगी मिला के हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में स्ट्रेट चेन बनती है, ब्रांच बनती है और साइक्लिक बनता है। डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ सेम मॉलिक्यूल गिव आइसोमर्स। अगर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट डिफरेंट कर दे एक ही मॉलिक्यूल्स के तो वही क्या होता है, आइसोमेरिज्म। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे लेकिन कभी सीधी लाइन होगी, कभी आइसो, कभी एन आइसो नियो, कोई से भी बन सकता है। तो ये क्या है, आइसोमेरिज्म की एक वो है पहचान। इन हाइड्रोकार्बन, किसी हाइड्रोकार्बन में हेटेरो एटम कैन बी रिप्लेस बाय हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोकार्बन में जो हेटेरो एटम है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस किया जा सकता है और इसकी वजह से इम्पैक्ट भी होती है क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, और हाइड्रोजन को भी रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी एटम से। होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सेम जनरल फॉर्मूला, सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। होमोलोगस सीरीज वही थी जैसे हमने CH3OH, C2H5OH, फिर C3H7OH पढ़ा था। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, अलग हो गई। कार्बन बेस्ड कंपाउंड आर एक्सीलेंट फ्यूल। जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड होते हैं वो एक्सीलेंट फ्यूल होते हैं, क्योंकि जलने पे क्या देंगे, CO2 देंगे, H2O देंगे, और जो ये जो हमारा सैचुरेटेड कार्बन है ये जलते भी कम्प्लीटली अच्छे तरीके से हैं, ब्लू फ्लेम देते हैं। लास्ट के पॉइंट, जो इथेनॉल है वो इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि ये क्या है, रिएक्टिव मेटल होता है एंड आल्सो ए डिहाइड्रेटेड टू इथीन। जो इथेनॉल है इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड तो है, ये रिएक्ट करता है किससे, रिएक्टिव मेटल से, एंड आल्सो डिहाइड्रेटेड टू इथीन, और डिहाइड्रेट करने के बाद क्या बन जाता है, इथीन भी बन जाता है। इथेनोइक एसिड भी अनदर इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। कंबाइन विद इथेनॉल क्या बना लेता है, एस्टर, स्वीट स्मेलिंग, जिसका यूज़ परफ्यूम वगैरह में भी किया जाता है। सोप एंड डिटर्जेंट आर यूज्ड एज क्लिनजिंग एजेंट। डिटर्जेंट इफेक्टिवली क्लींसेस द सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। जो डिटर्जेंट है वो इफेक्टिवली क्लीन कर सकता है सॉफ्ट वाटर हो चाहे हार्ड वाटर हो, दोनों तरह के वाटर के अंदर। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आज की वीडियो में इतनी, चैप्टर थोड़ा बड़ा था और ये हमने रिवीजन के टाइप से किया था क्योंकि इसके अंदर ऐसे कंसेप्ट हैं कि एक क्लास में पूरे समझने तो शायद पॉसिबल नहीं है, या एक बार के में ना समझ आए। तो ये शॉर्ट नोट्स है, जिसने चैप्टर पहले पढ़ रखा है वो ये नोट्स की तरह एक या दो बार रिवाइज कर लेगा तो उसे हेल्प मिलेगी इसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।